दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश आई थी तो यहाँ बस अपना व्यापार करने के लिए, वो भी एक बहुत ही छोटी ट्रेडिंग कंपनी के रूप में। वे लोग इंडिया को रूल करने के इरादे से तो नहीं आए थे। लेकिन दोस्तों, आखिरकार ऐसा क्या होता है कि एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी ने पूरे 200 सालों तक इंडिया और पाकिस्तान पर अपना रूल किया, और वे कैसे इस कंट्री में इतनी वास्ट एम्पायर को बिल्ड कर पाई। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि कैसे ब्रिटिश ने पूरे 200 सालों तक इंडिया पर अपना रूल किया। If you've read Indian history, you've heard about the British East India Company. The company had ruled India for almost about 200 years. It plundered India, looted its artifacts. A company that ruled India and a large part of the Indian subcontinent for 250 years. It plundered India, it looted India's artifacts. Here's the train station the English built in Bombay, for example. There's nothing like that in Washington, D.C. right now. Meanwhile, colonialists like Robert Clive. Denial keeps us blind to the things we don't want to see because our minds don't feel we are ready to handle them. बात है दोस्तों 16वीं सेंचुरी की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से एक चार्टर प्राप्त किया। यह चार्टर एक प्रकार का लॉ था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्टर्न कंट्री में ट्रेड करने का अधिकार प्रदान किया। इसका मतलब यह था कि इंग्लैंड में कोई और ट्रेड कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रेड में कंपटीशन नहीं कर सकता था। इस एक्ट के मिलने के बाद कंपनी महासागरों को पार करके न्यू लैंड की तलाश कर सकती थी, जहां से वे सस्ते दाम पर सामान को खरीद सके और वापस अपनी कंट्री में उस सामान को हाई कॉस्ट पर सेल कर सके। दोस्तों, कंपनी को तो अब दूसरे ट्रेड कंपनियों से कंपटीशन का कोई डर नहीं था, क्योंकि इन्हें चार्टर के द्वारा फ्री ट्रेड का राइट जो मिल गया था। चार्टर मिलने के बाद ये ब्रिटिश न्यू लैंड की खोज में निकल पड़ते हैं ताकि वहां अपना यह व्यवसाय शुरू कर सकें। दोस्तों, जब तक पहले अंग्रेजों ने अफ्रीका के पश्चिमी तट और हिंद महासागर को पार किया, तब तक पुर्तगाली पहले से ही भारत के पश्चिमी तट में अपना उपस्थिति स्थापित कर चुके और गोवा में उनका बेस कैंप था। वास्तव में यह पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा थे, जिसने 1498 में भारत के लिए एक समुद्री रूट की खोज की थी। दोस्तों, इन ट्रेड कंपनियों की मेन प्रॉब्लम यह थी कि ये सभी कंपनियां एक ही जैसी वस्तुएं खरीदने में रुचि रखती, जैसे इंडिया में प्रोड्यूस होने वाली गुड क्वालिटी के कपास और रेशम। इनमें कई मसालों में यूज होने वाली वस्तुएं भी शामिल थी, जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी। इन यूरोपीय कंपनियों के बीच कंपटीशन होने की वजह से यहाँ की वस्तुएं काफी महंगी हो गई और अब पुर्तगालियों को पहले से ज्यादा कीमतों में सामान खरीदना पड़ता था और उन्हें पहले जितना मुनाफा नहीं मिल पा रहा था। इन कंपनियों को फिर से मुनाफा कमाने का एकमात्र तरीका यह था कि ये अपने प्रतिद्वंदियों को हटा दें। इसलिए मार्केट को प्रोटेक्ट करने और ज्यादा मुनाफा कमाने की चाह ने इन कंपनियों के बीच एक भयंकर लड़ाई को जन्म दिया। 17वीं और 18वीं सेंचुरी के दौरान ये लोग नियमित रूप से एक दूसरे के जहाजों को डुबाते रहे और लूटपाट करते रहे और इनके आने जाने वाले रास्ते को भी रोकते रहे। पहले के समय में हथियारों के साथ भी व्यापार किया जाता था ताकि ये लोग समुद्री लुटेरों से अपनी आप को रक्षा कर सकें। दोस्तों, ब्रिटिश ने अपना पहला कारखाना 1651 में हुगली नदी के तट पर स्थापित किया था। इन कारखानों में एक गोदाम था जहां निर्यात के लिए माल रखा जाता था और इन कारखानों के ऑफिस भी थे जहां कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार का विस्तार हुआ तो इन कंपनियों ने धीरे धीरे और लोगों को लाना शुरू कर दिया। 1696 ईस्वी तक इसने पूरे बस्ती के चारों तरफ एक किले का निर्माण भी शुरू कर दिया। 2 साल बाद इन कंपनियों ने मुगल अधिकारियों को घूस देकर कंपनी को 3 गाँवों की जमीन ले लेने का अधिकार ले लिया ताकि ये लोग अपनी कारखानों को और बड़ा कर सकें। इनमें से एक कालीकाता थी जो बाद में कलकत्ता या कोलकाता शहर के रूप में विकसित हुई। इसने मुगल बादशाह औरंगजेब को भी राजी किया कि वो कंपनी को टैक्स फ्री ट्रेड का अधिकार दें। औरंगजेब ने सिर्फ अपने जगह का ही टैक्स माफ किया था, दूसरे जगह का नहीं। लेकिन जब बंगाल ने इस अंग्रेजों से टैक्स मांगा तो इन लोगों ने टैक्स देने से साफ साफ मना कर दिया, जिससे बंगाल के किसानों और वहाँ के नवाबों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। 18वीं सेंचुरी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच संघर्ष तेज हो गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाबों ने अपने आप को वहां का राजा बना लिया, जैसा कि उस समय सभी क्षत्रिय नवाब कर रहे थे। मुर्शीद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला बंगाल के नए नवाब बने। वे सभी शासक काफी शक्तिशाली थे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें यानी छूट देने से साफ साफ इनकार कर दिया और इससे अपने कंपनी का विस्तार और किले बनाने से भी मना कर दिया और कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया, क्योंकि ये कंपनी बंगाल सरकार को भारी मात्रा में राजस्व से वंचित कर रही थी और धीरे धीरे नवाबों के अधिकारों को कम कर रही थी और टैक्स को देने से मना कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी ओर से कहा कि अगर ये टैक्स हट जाए तो हम और भी अच्छे से व्यापार कर सकते हैं और यहाँ के लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगी। बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्षों ने टकराव को जन्म दे दिया और अंत में प्लासी का युद्ध हुआ। दोस्तों, 1756 में जब अलीवर्दी खान की मृत्यु हुई तो सिराजुद्दौला बंगाल के नए नवाब बन गए। दोस्तों, सिराजुद्दौला के नवाब बनने से ईस्ट इंडिया कंपनी काफी टेंशन में थी,
क्योंकि उन्हें एक ऐसा रूलर चाहिए था जो कि एक पपेट यानी कठपुतली की तरह अंग्रेजों के बात पर रहे और उन्हें बहुत सारी छूट दे। इसके लिए ब्रिटिश ने सिराजुद्दौला के अपोजिशन में से एक को नवाब बनाने की कोशिश में लग गए, लेकिन इसमें इन अंग्रेजों को सफलता नहीं मिली। इस चीज़ का पता चलने के बाद सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने राजनीतिक मामलों में दखल देना बंद करने और किले का विस्तार बंद करने की वार्निंग दे दी और इन्हें टैक्स देने को कहा, लेकिन अंग्रेजों ने टैक्स नहीं दिया। तो इसके बाद बंगाल के नवाब ने 30,000 सैनिकों के साथ अंग्रेजी कारखानों की ओर चल पड़े और उन्होंने कंपनियों के ऑफिसर्स को पकड़ लिया और गोदाम में ताला लगा दिया और सभी ब्रिटिश को खूब मारा गया और लॉकर में डाल दिया गया। दोस्तों, यह सब खबर सुनते ही रॉबर्ट क्लाइव की कमान में सेना भेजी गई और नवाबों के साथ लंबी बातचीत के बाद जब बात नहीं बनी तो रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किया और अंत में बंगाल के नवाब की हार हो जाती है। दोस्तों, नवाब के हार का कारण यह था कि सिराजुद्दौला के कमांडर में से एक मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने लड़ाई लड़ी ही नहीं, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने वादा किया था कि अगर सिराजुद्दौला हार जाता है तो बंगाल का अगला नवाब तुम्हें बनाया जाएगा। दोस्तों, प्लासी का युद्ध इसलिए इतना प्रसिद्ध हुआ क्योंकि यही एक लड़ाई थी जिसमें पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत हासिल की। प्लासी के हार के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया गया। मीर जाफर भले ही नवाब बन गया था, लेकिन वो चलता था अंग्रेजों की बात पर, जैसे कि कठपुतली किसी के अंडर में काम कर रही हो। दोस्तों, बैटल ऑफ प्लासी इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसी के बाद ब्रिटिश के हाथ में पॉलिटिकल पावर लगी। कुछ सालों बाद ब्रिटिश ने जो अपनी कठपुतली नवाब यानी मीर जाफर को गद्दी पे बिठाया था, तो उसकी भी डिसएग्रीमेंट होने लगी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। बोला, मैं तुम्हारा कोई सर्वेंट नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों पर रहूँ, मैं यहाँ का नवाब हूँ, मुझे पता है क्या करना है। ब्रिटिश ने जितनी उम्मीद लगाई थी मीर जाफर से, उतना उसका फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मीर जाफर ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी से जाके बात करी और उन्हें कहा कि आप कोशिश कीजिए कि किसी भी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया जाए और इसे इंडिया से बाहर कर दिया जाए। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे इसके बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत मीर जाफर को गद्दी पर से हटा दिया और उनके सन इन लॉ यानी मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना दिया गया। एक बार फिर से कंपनी को ये उम्मीद थी कि ये नवाब हमारी बात मानेगा और हमारे इशारों पर नाचेगा। कासिम बंगाल के नए नवाब बने 1761 में, लेकिन मीर जाफर की तरह इसके भी डिसएग्रीमेंट होने लगे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। इन्होंने देखा कि ये कंपनियां कैसे अपनी पावर्स का मिसयूज कर रही है। इन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया और अब मैं ब्रिटिश से आज़ादी चाहता हूँ, तो इन्होंने 1763 में अपनी फौज के साथ ब्रिटिश पे हमला बोल दिया। लेकिन दोस्तों, इस टाइम तक ब्रिटिश काफ़ी पावरफुल हो गए थे और उन्होंने मीर कासिम को हरा दिया। ब्रिटिश ने फिर मीर कासिम को गद्दी से हटाया और मीर जाफर को फिर से गद्दी पर बिठा दिया और कहा कि मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूँ, इस बार मेरी बात मानना, नहीं तो मैं तुम्हें फिर से हटा दूंगा। कासिम बंगाल छोड़कर बाहर चले गए और उन्होंने रियलाइज किया कि ये लड़ाई अकेले नहीं जीती जा सकती, तो वह अवध के नवाब शुजा उद दौला के पास गए और उस वक्त के मुगल एम्परर शाह आलम II के पास गए। इन तीनों लोगों ने डिसाइड किया कि हम तीनों मिलकर ब्रिटिश से लड़ेंगे और ब्रिटिश को यहाँ से निकाल फेंकेंगे। दोस्तों, ब्रिटिश और इन तीनों लोगों के बीच 1764 में एक बैटल लड़ी गई, जिसे बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं, और यह लड़ाई में भी ब्रिटिश की जीत हुई। इसके बाद ब्रिटिश ने सोचा कि अब बहुत हो गया ये सब रूलर्स, हम जिसको भी अपना कठपुतली बना रहे हैं वे हरदम युद्ध ही करता है। तो ब्रिटिश ने कहा कि अब हम लोग खुद ही बंगाल का नया नवाब बनेंगे। तो 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अकॉर्डिंग रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर एंड कमांडर इन चीफ बन जाते हैं बंगाल के। दोस्तों, बंगाल में एक मेजर पॉइंट यह था, शाह आलम II ने एक फरमान इशू किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दीवानी राइट्स है बंगाल के, मतलब कि बंगाल के पास आने वाला जितना पैसा था जो टैक्स से आता था, तो वो अब सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के खाते में जाएगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की नई रूलर बन गई। अब इस कंपनी के पास बहुत सारे सोर्सेस हो गए थे पैसे कमाने के लिए। ट्रेडिंग से तो इस कंपनी के पास पैसा आ ही रहा था। इन पैसों से और भी ग्रो करने लगे और ये बड़े बड़े किले बनाने लगे और इनके पास और ज़्यादा वेपन्स हो गए। तो दोस्तों, देखते ही देखते पूरा बंगाल का एरिया ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। इस टाइम तक ब्रिटिश के पास पैसा था, मिलिट्री थी और ज़्यादा रिसोर्सेज भी थी अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए। दोस्तों, इन ब्रिटिश की खास बात यह थी कि ये कभी भी किसी टेरिटरी पर डायरेक्ट वे में हमला नहीं करते थे। ये इनडायरेक्टली वे में सभी टेरिटरी को अपने अंदर लाते थे और रूल करते थे। बाद में कंपनी ने पूरी इंडिया के अलग अलग एम्परर के पास जाके अलग अलग स्टेट में ट्रेड के बहाने से अपने बात रखते थे और इन्हें हड़प लेते थे। इन कंपनियों ने ये तक कह दिया था कि आप सब इतनी वेपन्स और मिलिट्री में पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं, आप ये सब काम हमें दे दीजिए और हम मिलिट्री की देखरेख करेंगे और जब आपको ज़रूरत होगी तो आप हमें पे कर दीजिएगा और हम आपके लिए मिलिट्री फोर्स तैयार कर देंगे। लेकिन दोस्तों, इनका तो मेन प्लान ये था कि इनकी सारी मिलिट्री पावर को लेकर इनको निहत्था करें ताकि ये लोग हमसे बाद में कभी लड़ नहीं सकें और हम इनकी टेरिटरी को अपने अंदर ले लें। दोस्तों, इन्होंने एक और ट्रिक का यूज किया था अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए। इन्होंने आसपास के राजाओं से कहा कि
अगर आप कभी इन मिलिट्री का पेमेंट नहीं कर पाइएगा तो इसके बदले आप हम कंपनियों को अपने टेरिटरी का जमीन दे दीजिएगा। तो दोस्तों ऐसे ही करते करते इन ब्रिटिश ने आधी से ज्यादा इंडियन टेरिटरी को अपने कंट्रोल में ले लिया और पूरे 250 सालों तक हम इंडियन को लूटता रहा और रूल करता रहा। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दें, और आपको अगर किसी नेक्स्ट टॉपिक वीडियो चाहिए तब कमेंट में अपना टॉपिक जरूर लिखें। मैं ट्राई करूंगा कि उस टॉपिक पर अपना वीडियो बना सकूं और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।